हेलो गाइस, दिस इज़ स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो ये इसमें ना हम देखेंगे कि फेज़ ट्रजेक्ट्री कैसे बनती है, फेज़ ट्रजेक्ट्रीज एंड सेंट्रल फोर्स भी देखेंगे उसके बाद। तो उसमें पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होता है, कि बाउंड मोशन, अनबाउंड मोशन क्या होते हैं, क्लासिकल अलाउड, क्लासिकल फॉरबिडन क्या होता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो स्पेस होती है ना क्लासिकल में, मेनली क्लासिकल में, क्वांटम में कुछ अलग होता है। तो क्लासिकल में हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के रीजन होते हैं। पहला होता है क्लासिकली अलाउड रीजन, दूसरा होता है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी की या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा हो, तो वो हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन होता है। और जहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से कम हो, वो हमारा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होता है। ठीक है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ई माइनस वी। ठीक है, पोटेंशियल टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, तब हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। और अगर ज़ीरो से कम होती है काइनेटिक एनर्जी तो वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा, या फिर नेगेटिव होती है तो। ठीक है। अब इसमें ना दो तरह के, अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई तो रेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे भी दो तरह के मोशन हम बना लेते हैं, एक रेस्ट हो गया और एक हो गया मोशन में। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो रेस्ट पे, अगर मोशन में है तो, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो मोशन में हो जाएगी। अब यहाँ पे बाउंड मोशन और अनबाउंड मोशन आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बाउंड मोशन कब बनता है, अनबाउंड मोशन कब बनता है। ठीक है। तो पहला हमारा आता है बाउंड मोशन। बाउंड मोशन कब बनता है? बाउंड मोशन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर आपने देखा हो तो हम ऐसे, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ये मान लो हमारी स्प्रिंग है और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इस पर हमने फोर्स लगा दी कोई, और जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसको हमने एक्स मान लिया। तो ये जब ऑसिलेट करेगा ना, जब इसका डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी होगा कि, तो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट, तो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का बाउंड मोशन बनता है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक ही ऑसिलेट करेगा। डेट विल बी अ बाउंड मोशन। तो ऐसे ही हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारा एक्स है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तो हो नहीं सकती, ज़ीरो हो गई तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बाउंड मोशन हो गया हमारा। ठीक है। और इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है। अब इसको हम इसका निकालेंगे कि क्लासिकल फॉरबिडन कहाँ पे होगा और क्लासिकली अलाउड कहाँ पे होगा। अगर मान लो पार्टिकल हमारा इसके बीच में है, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, वो हम कहीं भी खींच सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे खींच दें या यहाँ पे खींच दें, कहीं पे भी हम देख सकते हैं कि फॉरबिडन कहाँ पे होगा और अलाउड कहाँ पे होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, मेरे पास बाउंड मोशन हो गए। और ये मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा मेरे पास। तो इसके बाहर जितने भी पॉइंट है वो क्लासिकली फॉरबिडन होंगे और यहाँ पे भी क्लासिकल फॉरबिडन होंगे, एंड दिस इज अलाउड। इसके अंदर क्या होगा, अलाउड होगा, क्योंकि हमारे पास ये करवाती है बाउंड मोशन में। ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर एनर्जी लेस देन जीरो होती है तो वो क्या हो जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन हो जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है। और अगर एनर्जी ज़ीरो होती है, तो एनर्जी ज़ीरो अगर होगी तो वो यहीं पे, फिर सिर्फ यहाँ पे मिलेगा हमें पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे होगी मैक्सिमम। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ई माइनस वी तो होता ही है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ई, यानी कि मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, रेस्ट पे। ये रेस्ट भी नहीं बोलेंगे इसको, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको रेस्ट नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे रेस्ट बोला तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट रेस्ट, दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन उसकी पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है यहाँ पर। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। और अगर ई ज़ीरो होता है
अगर ई ज़ीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे अगर ई ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे लाई करेगा। फिर ये है यहाँ पे। और अगर हमारी एनर्जी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे एक मान लो लाइन यहाँ पे खींची, ठीक है, ये E3 मान लिया हमने इसको, और ये जो E3 है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब हम यहाँ पे जैसे पॉइंट हमने माने थे x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, तो इसके यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्लासिकल फॉरवर्डन होगी, और यहाँ पे भी इन दोनों के पॉइंट के बीच में ही क्लासिकली अलाउड रीजन हमें मिलेगा। अब जैसे ये x ग्रेटर दैन x2, इससे ग्रेटर तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन दिस वन, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। और अगर पॉइंट x1 और x2 के बीच में लाई करता है तो क्लासिकली अलाउड हो जाएगा, और पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट हियर। तो अब देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं। टर्निंग पॉइंट्स हमारे ये वाले होते हैं, ये और ये दोनों पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स हो गए। आर दोज पॉइंट्स वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम। अब जैसे जैसे पार्टिकल इस साइड जाएगा, यानी कि ऐसे ओसिलेट करने के लिए इसे बाउंड मोशन में जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो नेक्स्ट इज टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ज़ीरो, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम टर्निंग पॉइंट्स को ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ से पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ से ये फिर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा यहाँ के लिए। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगा यहाँ के लिए, तो ये दिस इज टर्निंग पॉइंट, और ऐसा कुछ हमें मोशन मिलेगा। तो ये हो गया बाउंड मोशन। और in case of bound motion, particle oscillates between two turning points about equilibrium point. This is equilibrium point. इस equilibrium के point ये oscillate करेगा between turning points. This is turning point and this is turning point. तो अनबाउंड मोशन देख लेते हैं। अनबाउंड मोशन क्या होता है कि पार्टिकल आया बट वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर ये वापस ऑसिलेट करने नहीं आएगा। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, इसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे इसको न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करते करते एक मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, और फिर वहाँ से जाके इन्फिनिटी के लिए निकल जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ पे, ये क्यों रुकेगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, और ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे घटती जाएगी जैसे 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 ये यहाँ पे पहुँचेगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा Q/R। R इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ देम, दिस अल्फा पार्टिकल एंड दिस न्यूक्लियस। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच की, ठीक है। तो हम इसका पहले देख लेते हैं ग्राफ। ये हो गया, पहले मैं इसको यहाँ पे ब्रॉड में दिखा देती हूँ आपको। ये अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये डिस्टेंस हो गया जहाँ पे जाके ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाता है। अब इसका अगर ग्राफ देखें तो ये ग्राफ है इसका। मान लो यहाँ पे पार्टिकल इसके नीचे जाता है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा 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 और वापस जाएगा। और अगर पार्टिकल यहाँ पे इसका ये ऐसे ग्राफ आता है, और यहाँ पे अगर हमने लाइन ली और मान लो एनर्जी हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो अगर हम कहीं पे भी लें, मान लो मैंने यहाँ पे कोई लाइन ले ली, तो वो यहाँ से भी ऐसे जाएगा और क्लोजेस्ट अप्रोच करके फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और वो वापस नहीं आएगा, और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है और इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, तो ये इन्फिनिटी के लिए निकल जाता है। सेम विल बी हियर। तो ये होता है अनबाउंड मोशन। अब इसको यहाँ देख लेते हैं। अगर E1 लेस देन ज़ीरो होता है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। और अगर ज़ीरो होता है, यहाँ पे होता है, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए।